चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी गोलाकार है यह शब्द किसने कहा था? तो सबसे पहले आपका अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने ये बात कहा था। अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। टालमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। स्ट्रेबो जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध को उल्लेखित किया था। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। लगभग 340 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ऑन द हेवेक्स नामक पुस्तक में यह कहा था कि पृथ्वी एक समतल तस्तरी नहीं बल्कि गोल पिंड है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो सबसे ज्यादा खतरा किसके समय था? इल्तुतमिश के समय। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर संभावित खतरा इल्तुतमिश के शासनकाल में था। चंगेज खान फारस को ध्वस्त कर युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आया था। चंगेज खान का सिंध क्षेत्र में संघर्ष 12 से 21 से 27 ईस्वी तक किया। सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण सबसे शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। और जो चंगेज खान का मूल निवास था वो मंगोलिया था और चंगेज खान का वास्तविक नाम टिमुचिन था। ये तेनगिरी धर्म के मानने वाला था। चंगेज खान के भारत के सिंध क्षेत्र में रहने वाले नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति कमजोर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और आपका बलबन के बारे में जानते हैं। ये पैर को चूमने के प्रथा सिजदा और पैबोस नामक प्रथा को चलाया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं कि इसको रक्त पिपासु, पागल सुल्तान आदि नामों से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वार्टेजाइट क्रियांतरित चट्टान होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से। और जो ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से क्रियांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टेजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण अवसादी चट्टान का क्रियांतरित चट्टान में परिवर्तन का उदाहरण है। क्रियांतरित चट्टान फाइलाइट का रूपांतरण क्रियांतरित चट्टान शिस्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो किस में व्यक्त किया जाता है? आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोनोसैकेराइड का उदाहरण आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि हैं। स्टार्च जो है सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है। और ग्लूकोज का सूत्र आपका C6H12O6 होता है। चीनी का सूत्र आपका C12H22O11 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शीतल पेय पदार्थों जैसे कि कोको कोला पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो ये आपका सबसे ज्यादा कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन होता है। शीतल पेय पदार्थों में बुलबुला जो निकलता है उसका कारण एकमात्र CO2 है। क्या है? CO2 गैस है। कैफीन जैसे कि चाय का मादक द्रव्य, निकोटीन जैसे कि तंबाकू का मादक द्रव्य, टैनिन जब चमड़ा रंगने में प्रयुक्त, रेनिन एंजाइम जो कि पाचन क्रिया में सहयोगी, कौन पाचन? दूध के पाचन में सहयोग करता है आपका रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द प्रीफिक्स द फॉलोइंग सेंटेंस एलिस हैज नॉट कंप्लेंड ऑफ एनी कंफर्ट। एनी आ गया ना तो इसका मतलब नकारात्मक चीज का ये बोध करा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डिसकंफर्ट। क्या हो जाएगा? डिसकंफर्ट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड डेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट का मतलब यहाँ पर सोच समझकर या जानबूझकर बात होता है। डेलिब्रेट का जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है। तो इसका साइनों की बात करें तो इसका साइन हो जाएगा प्लैंड। प्लैंड मतलब क्या होता है? आप कुछ चीज़ के बारे में खोज कर या माने जानबूझकर ही होता है। जैसे कि जानबूझकर सोच समझकर ये इसके एकदम प्लानिंग एरिया। तो उसी प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्लैंड। क्या हो जाएगा? प्लैंड किया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बेलो बैड ब्लड। बैड ब्लड के मतलब आपको बताना है कि दुश्मनी या दूसरे के प्रति गलत भावना आप रख रहे हैं तो उस समय आप बैड ब्लड का यूज कर सकते हैं। तो आप इसका क्या बताना है? आपका करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम फ्रेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इल फीलिंग। क्या हो जाएगा? इल फीलिंग आपका सही विकल्प है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट बात करें हम लोग तो वो है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बेलो। ए हेटर ऑफ वेमेन,
हेटर वे ऑफ विमेन, औरतों से नफरत करने वाला, यहाँ पर रिप्लेस करेगा ये जब शब्द है कौन सा, तो मिसोगिनिस्ट। क्या हो जाएगा, मिसोगिनिस्ट। ये आपका ऑप्शन डी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, करेक्ट दिस सेंटेंस ही डू दिस वर्क। तो ही डू दिस, ही जो है ना सिंगुलर होने के कारण भर भी सिंगुलर प्रयोग होना चाहिए, तो सही वाक्य हो जाएगा ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क, ऑप्शन बी सही है। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए का स्रोत है, और विटामिन सी का स्रोत आपका आंवला है, विटामिन डी का स्रोत आपका सूर्य भगवान का प्रकाश लीजिए, विटामिन ई जो है आपका किससे मिलेगा, तो आप अंकुरित जो अंकुरित चीज गेहूं हो गया, इस प्रकार आप विटामिन ई मिलेगा। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैलेथेमिया रोग होता है। गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत का तेल आदि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन बी7 का बेयोटिन जो है रासायनिक नाम है, और विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि रोग होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक है, और विटामिन बी3 की कमी से बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि। बी3 का जो है पूर्ति कैसे करेंगे, तो मांस खाइए, दूध खाइए, दूध पीजिए, मूंगफली खाइए, गन्ना खाइए, टमाटर खा दिए, आपका विटामिन बी3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इनके बारे में देखिए, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना यौगिक है। और प्रोटीन जो है ना, आप देखिए बॉडी बिल्डर जितने होते हैं वे कितने प्रकार के प्रोटीन का यूज करते हैं, कोई वे प्रोटीन या ऐसा प्रोटीन जो शरीर में हम लोग का जो ऊतक है ना वो टूट फूट जाता है, तो इसी को वो रिपेयर करता है प्रोटीन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिलोंग में स्थित है, जो मेघालय की राजधानी है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र धनबाद में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, तो आयात और निर्यात पर आपका लगने वाला कर है, कर कौन सा है, तो आपका सीमा शुल्क है। कौन सा कर है, आपका सीमा शुल्क है। और इसके बारे में देखिएगा तो आयात और निर्यात कर पर लगने वाला कर आपका सीमा शुल्क है, और सीमा शुल्क एक परोक्ष कर है। और आयकर भारत में 1860 के बजट में सर्वप्रथम लगाया गया था। आयकर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाती है, तो आपका कहलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहलाते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो व्यावसायिक बैंकों के पास तरलता अधिक होने पर अल्पकाल के लिए RBI के पास जमा करते हैं, जिस पर RBI ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण दिया जाता है तो उस पर जो RBI द्वारा ब्याज लिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार बताए, तो ये आपका कारक संबंधी गलत है। कारक संबंधी जो अर्थ है वो गलत है, क्योंकि सही वाक्य का होना चाहिए कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर सुननिया अच्छा मित्र बनाती हैं, ये आपका विशेषण वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम चुनना है। तो आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 19 नंबर प्रश्न है कि वह दंड देने योग्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह दंड योग्य है। क्या है, वह दंड योग्य है। ऑप्शन आपका बी सही है। और नेक्स्ट बात है आपका, यायावर का अर्थ क्या होता है।
तो यायावर का अर्थ जो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला हो उसी को यायावर कहा जाता है। खानाबदोश और घुमंतु प्रवृत्ति के लिए यायावर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले एक सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग करता है। त्रियामा का अर्थ रात्रि का तीसरा पहर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला हो, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता किस पर निर्भर करती है? तो वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करते हैं, सिर्फ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यास्थान गुणक क्या मान कितना होता है? तो ये आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित गुणों पर विचार करना है। सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी प्रवण। तो इस प्रश्न के क्या हो जाएगा आंसर? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, क्योंकि प्रशीतक में भी वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न किया जा सकता है। प्रशीतक में एक वाष्प कुंडली लगी होती है, इसमें द्रव फ्रियान भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। इनमें एक स्थान पर ऊष्मा ग्रहण की जाती है तथा दूसरे स्थान पर इसका त्याग किया जाता है। इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है जो प्रशीतक के पंप को चालू एवं बंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका नीचे लाल, काले और सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? तो आपका सफ़ेद रंग का शीतलन दर जो है सबसे अधिक होगी। सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देगा, इसीलिए इसके शीतलन की दर सर्वाधिक होगी। काली वस्तु की शीतलन की दर सबसे न्यूनतम होगी। वैसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी प्रकाश के रंग तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है पूर्ण ब्लैक वस्तु कहलाता है। ब्लैक वस्तु की परावर्तता 0 होती है, संचारिता आपका 0 होता है। और ब्लैक वस्तु की अवशोषण क्षमता आपका 1 होता है। ब्लैक वस्तु किसी भी प्रकार के प्रकाश या रंग का परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए यह काला दिखता है। ब्लैक वस्तु को निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है तो यह सभी प्रकार के संभावित विकिरणों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आपका आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। और यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो तो निम्न गुण परिवर्तित होते। आपका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, तरंग का वेग बदल जाएगा और आयाम बदल जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और तरंग से संबंधित सिद्धांत एवं विद्वानों का कुछ मत है। जो कार्पस्कुलर सिद्धांत जो है सर आइजक न्यूटन का है। तरंग सिद्धांत आपका न्यूटन का है। प्रकाश की व्यतिकरण का सिद्धांत आपका यंग का है। वैद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत आपका मैक्सवेल का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1.08 टन बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका 1080 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1080 kg हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न के धनात्मक त्वरण का अंत होता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ की बात करें तो ये आपका वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसके बारे में बात कीजिएगा कि यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है एवं त्वरण जो होता है धनात्मक होता है। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तो वस्तु की गति मंदित गति कहलाती है एवं त्वरण जो है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव में चला जाता है और नेगेटिव त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो आपका आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यही तो बात कर रहा है, क्योंकि इस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और इस दर्पण का उपयोग आपका सोलर कुकर एवं परावर्तक दूरबीन में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विद्युत वाहक बल इसमें से बताना है ई किसके बराबर है? तो विद्युत वाहक बल का आपका क्या हो जाएगा? W/Q, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है। तो W/Q आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, आप यदि tan x बराबर 15 तो sin x माइनस cos x का मान, आप tan x बराबर लिखिएगा तो 15/8 कीजिएगा। आप tan x के हिसाब से आप लंब बटा आधार कर निकाल लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी 7/17। 7/17 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, k के किस मान के लिए x²
प्लस 2k-4x+2 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने के लिए आपका d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। मैंने d बराबर 0, d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर 0। आप उस तरह उस हिसाब से आप सजा दीजिएगा तो आंसर आपका 8×2 निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8×2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि x + y = 3 है, xy = 2 तो x² - y³ का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर मान रख कर चेक कर सकते हैं। x का मान 1 रखिएगा, y का मान 2 रखिएगा तो 3 हो जाए। x का मान 1 रखिएगा, y का मान 2 रखिएगा तो x में 1 में 2 से गुणा करें तो 2। उसी प्रकार x का मान यहाँ पर 1 लिखिएगा, y के मान 2 रखिएगा तो 1 में से 8 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये -7। आपका आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है। तो 20 गुआ 15 कितना हो जाएगा आपका? 20 2 3 35, तो 35C1 आपका पूरा टोटल हो जाएगा। और ऊपर किसको चुनने का कर रहे हैं? हरा को ना, तो 20C1 हो जाएगा। तो 20/35 कीजिएगा तो कितना आंसर निकल के आएगा? 4/7 निकल कर आएगा हमको लगता है। तो यही आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, 4/7। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा? x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाटा में 3 कीजिएगा, फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 कीजिएगा, बाटा में 3 कीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा कितना? ऑप्शन बी आपका सही निकल कर आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करना है। मतलब सबको जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 4.25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में बताना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? गोलाकार क्षेत्र की परिमिति बराबर वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। आप जानते हैं कि गोलाकार क्षेत्र की परिमिति क्या होता है? 2πr होता है। वर्ग का परिमाप कितना? 4 गुणे भुजा होता है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप निकालेगा तो ऑप्शन 6 से 16 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा? तो आप इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? r बराबर 5 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य का बराबर लाभ हुआ तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका मिश्रधन दे ये दिया है तो निकाल लीजिएगा। तो 6 में 4 से गुणा कर 6 का 24% हो जाएगा। और यहाँ पर अगर उसको मिश्रधन में बदलेगा तो 100 जोड़ दीजिए, क्योंकि मूलधन जोड़ ब्याज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन आता है। तो 100 कितना हो जाएगा? 124% का वैल्यू 496 दिया है। तो 124 चौका कितना होता है? 124 चौका 496। तो यानी 1% के वैल्यू आपका 4 आ गया तो 100% वैल्यू यानी आपका मूलधन क्या करना है तो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से आपका जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई गई। क्या हो गई? हिंदू मुस्लिम मतभेद में क्या हो गई? कमी हो गई। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। खिलाफत आंदोलन भारत में मूलतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और बात करें यूनाइटेड नेशन नाम FD माने यूनाइटेड नेशन जो नाम है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक वाशिंगटन में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा तैयार किया गया। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ के 6 अंग है। नेक्स्ट प्रश्न का पूर्ण स्वास्थ्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको किसने प्रस्तुत किया? JL नेहरू, जिसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में JL नेहरू, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं, वो प्रस्तुत किया है। और पूर्ण स्वराज्य का मांग सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने रखा था। स्वराज्य का प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी समय दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य का झंडा भी फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था। उड़ीसा में भूदान आंदोलन के स्थान पर ग्राम दान आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग को बनवाया था? तो शालीमार बाग जो है आपका जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में देखिए कि जहांगीर स्वयं चित्रकला के महान पारखी था। और जो जहांगीर का काल जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक था। मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से इसको स्वर्ण काल नाम दिया गया। और अकबर का काल आपका 1556 से 1605 तक था। हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है। और शाहजहां का काल आपका 1628 से 1658 तक था। वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। दारा शिकोह शाहजहां के समय सबसे बड़े पुत्र और शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह थे। उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित हुआ। दारा शिकोह जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार जो थे वो दारा शिकोह थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुगल चित्रकारी ने किसके काल में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? तो आपका जहांगीरवा के काल में। किसके काल में? जहांगीरवा के काल में। जहांगीर स्वयं चित्रकला के महान पारखी था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, बिशनदास, अब्दुल हसन आदि महान कलाकार थे। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र को बनाया था। बाज जो फाल्कन इंग्लिश में बोलते हैं। शाहजहां के काल में चित्रकला में कृत्रिम रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। औरंगजेब के समय चित्रकला पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इस्लाम धर्म में चित्रकला निषेध है। जहांगीर ने आगरा में आगा खान के नेतृत्व में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। और चित्रकला में निपुण बिशनदास को जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाही दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। मंसूर पक्षी तथा प्रकृति चित्रण में एवं अबुल हसन व्यक्ति चित्र में सिद्ध हासिल किया था। और अकबर के काल में चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल सम्मत था। और अकबर के काल में 52 व्यंग चित्रकार था, तो वही दशवंत हिंदुओं में अग्रणी था। हजमनामा चित्रों का संग्रह है जो अकबर के काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अभी पढ़े हम लोग 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस प्रश्न के क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सरहुल किसका पर्व है? तो सरहुल जब आपका मुंडा का पर्व है। किसका पर्व है? मुंडा का। सरहुल पर्व मुंडा का अतिरिक्त भूमिज हो आदि जनजातियों में मनाया जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवासित करती है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था? तो आपका वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, और बंगाल में द्वैध शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक था, और द्वैध शासन 1765 में इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत सदर ए निजामत के लिए नवाब जिम्मेदार होते थे, जबकि भू राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेज को सौंप दी गई थी। द्वैध शासन पूरी तरह लूट खसोट का शासन था। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत में 1770 से 72 में भारी अकाल का कारण बना। प्रांतों में द्वैध शासन वर्ष 1919 के एक्ट लागू किया गया, जबकि इसकी समाप्ति वर्ष 1935 का अधिनियम। प्रांतों में माना द्वैध शासन समाप्त हुआ, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन को लागू किया गया। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। द्वैध शासन प्रणाली के जन्म लियोनो स्कॉटी को माना जाता है, लियोनो स्कॉटिस। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण इसे वर्ष 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका आंध्र प्रदेश अग्रणी है। कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश आपका अग्रणी है। और मध्य प्रदेश में तिलहन के उत्पादन में अग्रणी है, और काफ़ी के उत्पादन में आपका कर्नाटक है, और सोयाबीन उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश को जानते हैं, आपके सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। गेहूं आलू गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। लेकिन गेहूं की बारे में बात करें, गेहूं के उत्पादन में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर लगा दे तो आपका पंजाब नंबर 1 पर है। कौन है प्रति हेक्टेयर में गेहूं के उत्पादन में? पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो आपको मिला आम आदमी पार्टी को। और लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। वही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। और बात करें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, कि केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख सबसे बड़ा है, और लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कि इस भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बर्फ गिरते हैं न, तब बर्फवा गिर गिर के पेड़वा का छटनी करते रहते हैं। पेड़वा के जो पतवा होता है उसको छटनी करते रहते हैं। तो आपका बर्फ कहाँ गिरता है? हिमालय में। तो हिमालय में आपका शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सभी प्रकार के वनों को मिलाकर 24.62% वन अवस्थित है। भारत में वन का सर्वाधिक प्रतिशत आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यदि पूछ दिया सबसे अधिक वृद्धि के, तो वो आपका मिजोरम आंसर हो जाएगा। हिमालय पर 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस जैसे नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष इसी भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कहते हैं? ये अनाईमुडी है। इसका जो हाइट है वो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। महेंद्र घाटी जो है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है आपका बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में आपका सबसे अधिक है। और बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी 21.9% है। यूएनए के 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 36 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी गरीब है। झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इस रिपोर्ट में न्यूनतम गरीबी केरल में 0.71% और उसके बाद गोवा 3.76% और सिक्किम में 3.82% गरीब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति संख्या भीलों की है, और भारत में भील, गोंड, संथाल बड़ी आबादी वाला जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.60% आबादी एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब का है, और भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत भारत में रहता है? ये 17.5%। कितना? 17.5% रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? तो कौन है जगह आपका?
इनमें से ऑप्शन बी आपका के एस हेगड़े आपका सही आंसर है। बात करें हम लोग भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण लगभग 2070 ईस्वी में होगी। जनसंख्या नीति आपका 2000 के अंतर्गत 2045 तक स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था। एम हिदायतुल्ला की बात करें तो वह एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। एम हिदायतुल्ला 1969 में बीबी गिरी के त्याग पत्र देने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे थे। बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद आसीन हुए थे। बीबी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के कारण राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस परिस्थितियों में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति बनाए गए थे। राष्ट्रपति के नहीं होने पर उपराष्ट्रपति और इनके नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और इनके नहीं होने पर उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएंगे। 6 म्याद के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, जो अपने पूर्ण काल के लिए चुने जाते हैं, शेष कार्य के लिए नहीं। पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है और पीएन भगवती ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ये आपका 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और कब 10वीं अनुसूची? 1985 के तहत। बात करें हम लोग 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा था। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों और उन सदस्यों का आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं, जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव लड़ता था। यदि किसी दल का संसदीय पार्टी 1/3 सदस्य अलग बनाना चाहता है तो उस पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। वर्तमान में 2/3 सदस्य यदि अलग होंगे तो अयोग्यता नहीं होगी। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। 9वीं सूची में प्रथम बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और आपका इसके तहत आपकी 9वीं सूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में 284 विषय हैं जो 9वीं सूची के शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत आपका 1992 के द्वारा जोड़ा गया जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। मूल संविधान में आपका 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियाँ है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तो वो लिखा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो आपका 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। और बात करें कि प्रथम परिसीमन आयोग आपका 1952 में बना था, दूसरी 1962 में और तीसरी 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? तो यह आपका 1975 में। कौन संविधान संशोधन द्वारा आपका? तो ये आपका 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वां पूर्ण राज्य का घोषित किया गया था। इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है। अब बड़ी इलायची सबसे अधिक सिक्किम में होती है। फूलों की सर्वाधिक विविधता सिक्किम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये आपका राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रभाव अर्जित किया हो। और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था और राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो। राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये आपका किस में होता है? राज्यपाल में होता है। यहाँ पर प्रांत की बात कर रहा है तो। और राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं अनुच्छेद 154 के तहत। राज्य के कार्यपालिका संबंधी सारे कार्यों का संपादन राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है जो किंतु व्यवहार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की वेतन जो है 3.5 लाख प्रति महीना है। 3.5 लाख प्रति महीना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो विधायिका के संबंध में आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। उसको विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना ये शक्तियाँ प्राप्त है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृत करना, ये सब शक्तियाँ उसको है। नेक्स्ट प्रश्न आपका
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 75 है। कितना है? 75 है। अब विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 171 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 होगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल। यह आपका टमाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। अम्ल वे यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में खारा नमकीन होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होते हैं? तो इस प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही है, मृदु और नम्य। और बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन अधातु आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4A में रखा गया है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को रेयान कहते हैं। रेयान का प्रयोग कपड़ा, कालीन, चिकित्सा, जाली आदि में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका उद्देश्य कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है और दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहता है। वैसे कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं पर उनमें प्रवाहता नहीं होती है, जेल कहलाते हैं। जेल में जेल जिलेटिन आ जाएगा। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो आपका अत्यधिक CO2 को छोड़ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है परावैगनिक विकिरण। क्या हो जाएगा? परावैगनिक विकिरण आपका सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग बात करें लघु रेडियो तरंगों का उपयोग की, तो वो होता है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में होता है। लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। परावैगनिक किरण से त्वचा में कैंसर की बीमारी होती है। इस बीमारी को रोकथाम हेतु मेलेनोसाइट हार्मोन उपयोग होता है और जो त्वचा के साथ अभिक्रिया कर मेलेनिन बनाता है। इससे अधिक स्रोत से त्वचा का रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फसल चक्रण के अपनाने से क्या आपको लाभ मिलेगा? तो ये आपका जो भूमि की उत्पादन क्षमता है ये आपका बढ़ जाएगा। इसके बारे में बात करें, फसल चक्र का अर्थ क्या होता है? तो एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैसे कि गेहूं की फसल के बाद दलहन की खेती कीजिए। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। और हम लोग गहन कृषि उसे कहते हैं जहाँ खेती पौधे के प्रत्येक इकाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गहन कृषि जापान जैसे देशों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? आपका लीवर यकृत के कारण। पीलिया रोग विषाणु द्वारा फैलता है। पीलिया रोग को हिपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग में पेशाब पीला, आंख पीला, त्वचा भी पीला हो जाता है। यकृत से आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों एवं रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। पीलिया रोगी को ठंडा पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी और शक्ति यानी रीजेनरेटिव पावर होती है? तो आपका होती है कौन? मस्तिष्क की कोशिकाएं। ऑप्शन ए सही है। और हम लोग बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती होती हैं
और ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त कर विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो आपका उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मैथिली शरण गुप्त का संबंध निम्नलिखित में से आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो आपका द्विवेदी युग के कवि थे। इसके बारे में बात कीजिए तो द्विवेदी युग के कवि जो है महावरी प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पद सिंह शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अब पृथ्वी द्वितीय का। किसका? पृथ्वी द्वितीय का। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृथ्वी द्वितीय जो ना कम दूरी का मिसाइल है, कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, ज़्यादा मत याद कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये अर्थशास्त्र के लिए। कैसा अर्थशास्त्र के लिए? तो कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें एवं पर्चे लिखे हैं। वर्ष 1999 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षिकता अधिक होती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है इसको बताना है। तो इसको ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हेल्थ सेक्टर आपका शामिल नहीं है, बल्कि युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, ये सब शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शीशा एक है, ये आपका अतिशीतित द्रव है। अगर आप इसको जानना चाहेंगे कि कैसे ये द्रव है, तो आप जब खिड़की आप देखे होंगे जिसमें शीशा लगा होगा, तो उस शीशा को देखिएगा तो नीचे में आपको मोटा होता गया होगा। ऊपर तो पतला दिखेगा, लेकिन नीचे देखिएगा जहाँ पर लकड़ी से वो होता ढका रहता है नीचे वाला, वहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा मोटा हो जाता है। यही इसीलिए अतिशीतित द्रव इसको बोलते हैं। इसमें बहने का गुण होता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है वो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। और इसके बारे में बात कीजिए कि तेल एवं वसा उच्च वसीय अम्लों तथा असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले एस्टर है। अधिकांश तेल एवं वसा पामेटिक, एस्टेरिक एवं ओलेइक अम्लों से ग्लिसरॉल के मिश्रण के फलस्वरूप बनते हैं। कुछ वनस्पति तेलों जैसे खजूर का तेल आदि में असंतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब इन तेलों में हाइड्रोजन गैस उचित मात्रा में उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? तो इसका क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अब इसके बारे में देखिएगा कि पानी, जल जो है ना एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों में घुलाने की क्षमता रखता है। इसी कारण जल को आप सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं। पानी की सुविलयता के कारण इसका ध्रुवीय गुण होता है और द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण यह आयनिक यौगिकों को भी घोल लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कौन जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपका 15 है। और बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की जाती है? तो आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में बात कीजिएगा कि मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। इस संयंत्र का उद्देश्य 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना है तथा इसकी लागत 3000 करोड़ रुपये से अधिक अनुमान है। इस समय भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है, जिसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, युआन किस देश की मुद्रा है? तो आपका चाइना देश की मुद्रा है युआन। और चाइना की एक और मुद्रा है रेमेनबी। क्या है? रेमेनबी, कहीं कहीं दे देगा। और जापान की
मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा है येन, क्या है येन। और रूस की मुद्रा की बात करें तो रूस की मुद्रा है रूबल, क्या है रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका 15वां राष्ट्रपति बना है। कौन बना है? 15वां राष्ट्रपति बने हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन ए सही है। 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके बारे में बात करें हम लोग तो डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लौह में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। किसने किया था? बेंडा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी आपके फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से होती है। एथलीट फुट का संक्रमण जो होता है वो जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु जो होता है त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। गंजापन रोग जो होता है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। दाद रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। खाज रोग एकेरस स्केबिज नामक कवक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आपका कॉर्निया दान दिया जाता है। किसका दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। दृष्टि पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारका कहते हैं। आइरिस जिसको परितारका कहते हैं, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा मौसम दशा इंगित होगा? तो ये आपका तूफानी मौसम। कैसा मौसम? तूफानी मौसम। और बैरोमीटर में पठांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। और बैरोमीटर का पठांक धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो दिन साफ रहने का संभावना होगा। टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टी ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति आपका वास्तविक आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आपका वास्तविक आय। 95 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगर इसके बारे में बात करें तो आर्थिक समृद्धि की एक सर्वमान्य परिभाषा मुश्किल है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक समृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का कुल घरेलू उत्पादन लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है। साथ ही बहुत से अन्य अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति उत्पादक के वृद्धि के रूप में भी परिभाषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। सी इज एज जेंटल, तो सी इज एज जेंटल एज डॉब। तो डॉब मतलब क्या होता है? पंडुक। क्या होता है? पंडुक। पंडुक की तरह सीधा। तो 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। क्या 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। 56 के तो 96 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, एज ए डॉब। नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस स्टॉप। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉप टॉकिंग। इसका ऑप्शन क्या सही? सी सही है। क्या हो जाए? सी सही है। ऑप्शन सी सही है, स्टॉप टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि माई फादर सेड टू मी गो होम। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा घर जाओ, घर जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही है। 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो टू होम। माई ऑर्डर मी टू गो होम। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज मींट फॉर वर्क। तो इस प्रश्न के क्या हो जाएगा? जीवन का मतलब काम है। जीवन का मतलब काम है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मन ट्रांसलेशन बना, रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू लर्न या रीड इंग्लिश। यू हैव टू लर्न रीड इंग्लिश। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।